स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हाल के दिनों में अफ्रीकी देश नाइजीरिया से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहां स्कूलों से 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं और अध्यापकों का अपहरण कर लिया गया, जिनमें से दर्जनों छात्र छात्राएं या तो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रहे या सुरक्षा बलों द्वारा छुड़ाए गए। लेकिन अभी भी सैकड़ों छात्र छात्राएं अपहरणकर्ताओं के चंगुल में फंसे हैं। नाइजीरिया में ऐसे अपहरण आम हैं, लेकिन इस बार हाल में अमेरिका की धमकी को देखते हुए ये घटनाएं और भी सुर्खियों में आ गई हैं। आइए आपको अपहरण के कारणों से रूबरू कराती एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में स्कूलों से किडनैपिंग की घटनाओं से एक बार फिर पूरे देश में दहशत है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले हफ्ते एक स्कूल से अगवा की गई 2 दर्जन छात्राओं को रिहा करा लिया गया है। 17 नवंबर को केबी राज्य के मागा कस्बे के एक सरकारी स्कूल से बंदूकधारियों ने 25 लड़कियों का अपहरण कर लिया था। उनमें से एक लड़की उसी दिन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकलने में सफल रही थी। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने बच्चियों की रिहाई का स्वागत किया है। प्रशासन ने सिर्फ इतना बताया कि उस रात अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक गिरोह के हमले में एक स्कूल कर्मी की मौत हो गई, जबकि एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। राष्ट्रपति ने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि शेष बंधकों को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में सामूहिक अपहरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन मागा स्कूल की घटना ने जैसे अपहरणकर्ताओं के मनोबल को अचानक बढ़ा दिया है। हफ्ते भर के अंदर अपहरण की 3 घटनाएं सामने आई हैं। मंगलवार को भी कुछ बंदूकधारियों ने पश्चिमी राज्य क्वारा के एक गांव से 10 महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। इससे पहले शुक्रवार को उत्तर मध्य राज्य नाइजर के एक कैथोलिक स्कूल पर बंदूकधारियों ने हमला कर 303 बच्चों और स्टाफ को अपने साथ उठा ले गए। शनिवार को 50 बच्चे किसी तरह भागने में सफल रहे। इसका मतलब है कि 253 बच्चे अभी भी अपहरणकर्ताओं के कब्जे में हैं। 12 शिक्षक भी अभी भी बंधक हैं। बंधक बनाए गए बच्चों की उम्र 10 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। हालांकि अब तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इन घटनाओं से नाइजीरिया में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। नाइजीरिया लंबे समय से किडनैपिंग की समस्या से जूझ रहा है। एक समय तक इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निपटाने या दहशत फैलाने के लिए किया जाता था। फिर इसमें बोको हराम को मौका दिखा। उन्होंने सेक्स स्लेव बनाने और बेचकर पैसा कमाने के लिए स्कूली लड़कियों को अगवा करना शुरू किया। बोको हराम द्वारा किडनैपिंग की सबसे बड़ी घटना अप्रैल 2014 में सामने आई, जब इस गुट ने चिबुक में एक स्कूल से 276 लड़कियों का अपहरण कर लिया था। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। सरकार पर दबाव बढ़ा तो फिरौती देकर लगभग 150 लड़कियों को छुड़ा लिया गया। अब भी करीब 100 लड़कियां लापता हैं। खबर है कि कई बंदियों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जबकि अन्य को बोको हराम में शामिल होने या समूह के लड़ाकों से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे इसमें दूसरे छोटे मोटे क्रिमिनल्स गैंग्स भी शामिल होने लगे। उन्हें इसमें बढ़िया फायदा दिख रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में कट्टरपंथियों द्वारा ईसाई समुदाय का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया था। महेश सचदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। महेश जी, ये नाइजीरिया का जो मामला है, हमने एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई है। आपसे सवाल यह है कि हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी थी। उनका यह कहना था कि वहां पर क्रिश्चियंस के साथ, ईसाइयों के साथ वहां पर काफी इस तरह के अत्याचार होते हैं। और जो ये अपहरण हुए हैं, इसमें एक बड़ा जो अपहरण है वो कैथोलिक स्कूल से ये अपहरण हुआ है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं नाइजीरिया में भारत का राजदूत रह चुका हूँ 5 साल। हालांकि वहां से चले हुए मुझे 12 साल हो चुके हैं, तो इस बारे में कुछ कहने की क्षमता रखता हूँ। जी बिल्कुल। जो हो रहा है वो बहुत ही अक्षम्य है और मानवीय अधिकारों का हनन है। खासतौर पे जब बच्चे या महिलाएं इसमें आहत तो होते हैं, इसमें किडनैप किए जाते हैं, उनको बंधक बनाया जाता है। इसके आमतौर पर 2 कारण होते हैं।
दोनों की तरफ आपने इशारा किया है। एक तो राजनीतिक कारण है, जिसमें कि जो कि इस्लामिक चरमपंथी गुट हैं वो उनका इस तरफ रुझान पाया जाता है, सनसनी पैदा करने के लिए या आतंक बढ़ाने के लिए, ये और या सरकार का निकम्मापन दिखाने के लिए ये सब करते हैं। और लेकिन साथ ही साथ वहां पर ऐसे क्रिमिनल गैंग भी हैं जिनका आपने जिक्र किया, जो कि अपहरण करके पैसे कमाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी गतिविधियां क्रिसमस के पास बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो किडनैप करके 20-25 दिन उनको रखते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हालांकि उनकी रहने की हालत काफी खराब होती है, लेकिन उनको फिरौती के एवज में छोड़ दिया जाता है। और उस फिरौती से उन गैंगस्टर्स को क्रिसमस मनाने के लिए पैसा मिल जाता है, अपने लोगों के बीच में बांटने के लिए पैसा मिल जाता है, और क्रिसमस से नए साल तक वो एक विद्रूप तरीके से ऐसा करते हैं। सर, तो यहाँ पर सवाल ये आता है क्रिसमस कि जो अधिकतर घटनाएं हैं वो क्रिश्चियंस के साथ वहां पर हो रही हैं, और हाल में जिस तरह से अमेरिका की ओर से, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक धमकी भरे लहजे में कहा गया था कि सैन्य कार्रवाई हम वहां पर कर सकते हैं। नाइजीरिया की सरकार ने कहा कि हम तैयार हैं, हम साथ देने के लिए तैयार हैं अगर आप इन इस्लामिक चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में कोई कार्रवाई देखी जा सकती है क्या यहाँ पर? मुझे नहीं लगता जोशी जी कि ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि ट्रंप साहब ने बड़े दो टूक तरीके से कहा है अक्सर कि वो अमेरिकी बूट्स को विदेशों में मरने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, अमेरिकी सिपाहियों को विदेशों में तैनाती नहीं करना चाहते हैं। जैसा आपको मालूम है, इकलौता उनका जो सैनिक अभियान रहा है वो ईरान के खिलाफ V1 बॉम्बर्स को भेजने का रहा है, और कहीं भी अमेरिका ने ऐसी कोई गतिविधि नहीं की है। और ये जो समस्या है ये अराजकता से जुड़ी हुई है, ये समस्या आतंकवाद से जुड़ी हुई है, और इसको लेकर के मेरे ख्याल से कोई भी इस तरह का माहौल बनाना तो अलग बात है, और लेकिन ऐसी गतिविधि करना काफी बड़ी दलदल में जाने के बराबर होगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसी गतिविधियों से, ऐसे वक्तव्यों से ट्रंप साहब अपने मागा के क्रिश्चियन बेस को अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दोनों